कर दीजिए। लेक्चर नंबर 44 होने जा रहे हैं और ये हमारी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की क्लास है और हम लोग चैप्टर कर रहे हैं 7 जो कि खत्म हो जाना था लास्ट क्लास में, लेकिन मैंने नहीं कर सका था स्ट्रेंथ की वजह से। आप लोगों ने यूट्यूब पे लेक्चर लिए हैं इसके? कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिए। मैं बिल्कुल 7 को शुरू से लेके चलूंगा, फिर उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक होगा उसको कवर करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें। जो यूट्यूब पे लेक्चर मिला उसकी सही समझ आ गई थी सबको? कोई उसमें परेशानी तो नहीं आई? कंजम्पशन फंक्शन में कोई प्रॉब्लम? ऑटोनोमस कंजम्पशन और उसके बाद हमारे पास आती कौन सी है? इंड्यूस कंजम्पशन। 2 कंजम्पशन होती हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमपीसी में, एपीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला हमें याद रहेगा वो जो आपकी स्क्रीन पे सामने, इसमें भी कोई इशू नहीं है। ओके, उसके बाद ये वायर का फिर इशू ही है। फिर उसके बाद ये ग्राफ मैंने नहीं करवाया हुआ था, ये मैं आज करवाऊंगा। और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, ये वाला सारा क्लियर है आप लोगों का? वो अभी नहीं करना है, वो पॉइंट थे कि हाँ अभी नहीं करना है। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी अभी नहीं करना है ये दोनों। अभी शिफ्ट भी करवाता हूं मैं। सेविंग और सेविंग फंक्शन हो गया था, इसमें कोई इशू तो नहीं है यार? आपने ऑनलाइन लेक्चर लिए हैं पहले, कवर किए हैं आपने? नहीं, आपने ये साथ वाले भाई कब करेंगे? अभी आपका पेपर आ रहे हैं 10 में, आज क्या हो गई है? 14 है। आपके मेरे साथ तकरीबन 16 दिन रह गए, फिर उसके बाद आप मेरी तरफ से फ्री हो। तो आज क्या दिन है? थर्सडे है। ये जो मंगल आएगा इसमें टर्म टेस्ट होगा। टर्म टेस्ट में हमने जितना पीछे से पढ़ा सबका टेस्ट है, माइक्रो का भी और मैक्रो का भी। छुट्टियां करके आए हो? कोई वेस्ट की हैं छुट्टियां? 2 दिन पढ़ लेते, 3 दिन ईद की एंजॉय कर लेते, सही था। इसके अलावा क्या करता रहे होंगे इतने दिन घर जाके? कुछ भी नहीं करता रहा। तो पढ़ा या पढ़ा भी नहीं है? पढ़ा भी नहीं है, चलो अच्छा है। टाइम होगा आप लोगों के पास, अगर नहीं भी पढ़ा 5 दिन तो कोई मसला नहीं है, टाइम होगा आप लोगों के पास, हो जाएगा कवर इसमें। फिर उसके बाद हमारे पास मार्जिन और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव वगैरह भी हो गया, एमपीएस और एपीएस वगैरह। स्केड्यूल ये करने की जरूरत नहीं थी हमें, इसका भी ग्राफ में भी करवाता हूं। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेविंग भी हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट इज दैट? ओके, इन्वेस्टमेंट भी हो गया था, इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी हो गया था, और इसमें हमने एमईसी भी कर लिया था, हाँ, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ रिलेशनशिप था। ओके, ये वाला एरिया ये इंपॉर्टेंस रखता है, आता है पेपर में। फिर उसके बाद शिफ्ट इन एमईसी स्केड्यूल भी हो गया था, यानी कि किन किन चीजों की वजह से एमईसी शिफ्ट करेगा, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड, यानी कि आपकी टेंडेंसी टू इन्वेस्ट इन सच इकोनॉमी वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। और फिर उसके बाद व्हाट इज दैट? गवर्नमेंट मीन्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो गया था। कंजम्पशन एंड सेविंग स्केड्यूल ये नहीं मैंने करवाया था अभी, ये मैंने आज करवाना था, ठीक है। चलिए जी, अब हम ग्राफ से स्टार्ट करेंगे और उनके आपस में रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने किया था कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन किया था और हमें पता चला कि हमारे पास 2 तरह की कंजम्पशंस होती हैं। कौन कौन सी? एक ऑटोनोमस और एक इंड्यूस्ड। इसको इंड्यूस कहा जाता है और इसको ऑटोनोमस कहा जाता है। अब एक केन्स भाई साहब आए, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो एग्रीगेट डिमांड होती है उसका ग्राफ ऐसे बनता है। केन्स ने कहा नहीं यार ऐसे नहीं बनाना, इसका ग्राफ आपने ऐसे बनाना है, ये यहां पे जनरल प्राइस लेवल होगा और यहां पे जीडीपी होगा। यहां पे भी जीडीपी था और यहां पे भी जनरल प्राइस लेवल था। इसको जरा गौर से समझ लीजिएगा। अगर इस एरिया में देखा जाए तो प्राइसेस जैसे जैसे कम होंगी वैसे वैसे जीडीपी इंक्रीज होगा, लेकिन यहां पे क्या है, जैसे जैसे प्राइसेस हाई होंगी वैसे वैसे
जीडीपी भी हाई होगा, ऐसा ही है ना। अब यहां भी एग्रीगेट डिमांड के चार कंपोनेंट्स हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, और यहां भी इसके चार कंपोनेंट्स हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, ये इसके भी चार कंपोनेंट्स हैं। हम लोगों ने एक चीज को देखा था, जब कंजम्पशन बढ़ती है तो हमारा जो जीडीपी है वो इंक्रीज होता है। ये बात सच है कि नहीं सच? अगर हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा, ऐसा ही है। लेकिन यहां पे जो रिलेशनशिप है वो कंजम्पशन तो खुद से नहीं बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट खुद से नहीं बढ़ रही है, यहां पे प्राइस लेवल बढ़ रहा है। अगर प्राइस लेवल बढ़ेगा तो वो इन्फ्लेशन होगी, और जो इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी बढ़े उसे हम कौन सा जीडीपी कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी। कौन सा जीडीपी कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी। ये सिर्फ किताबी बातें हैं, ये जो दो डायग्राम्स हैं ये सिर्फ किताबी बातें हैं, इसका रियल प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब जो यहां पे हमारे पास जीडीपी आएगा वो नॉमिनल टर्म्स में आएगा, वो नॉमिनल टर्म्स में आएगा, जिसका रियल में कोई ताल्लुक नहीं होता। रियल में हमें रियल जीडीपी चाहिए होता है। तो यहां पे देखने की बात यह हुई, जो केन्स ने कहा आप एग्रीगेट डिमांड इस तरह नहीं बनाओ, इस तरह बनाओ, ठीक है, और उससे जो जीडीपी आएगा वो नॉमिनल जीडीपी होगा। बात समझ में आई? बस ग्राफ को बनाने का मेथड डिफरेंट है। फिर केन्स ने और एक और ही बात कही, उसने कहा अगर कंजम्पशन इंक्रीज होती है या इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है या कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो ये राइटवर्ड मूव करेगी, बल्कि अपवर्ड मूव करेगी, राइटवर्ड नहीं, ये अपवर्ड मूव कर जाएगी। मैं यहां पे सी भी लिख सकता हूं, आई भी लिख सकता हूं, जी भी लिख सकता हूं और एनएक्स भी लिख सकता हूं। बहरहाल बुक में सिर्फ सी लिखा है तो हम सी लिखते हैं सिर्फ यहां पे। इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड ही है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? एग्रीगेट डिमांड। मैं आपको दिखा देता हूं आपकी बुक पे कहां पे है ये। आपने बस इसको इतना ज्यादा हेडेक नहीं लेनी है, बस थोड़ा थोड़ा उतना ही समझना जितना मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, इससे ज्यादा काम नहीं करना हम लोगों ने। ये चीज, ये 45 डिग्री एंगल पे जो बनी है इसको इग्नोर करना है आपने, इसको नहीं देखना फिलहाल। जो 45 डिग्री एंगल पे बना हुआ है ये 45 डिग्री एंगल है ना, ये लिखा भी हुआ है, इसको इग्नोर करना है, सिर्फ ये वाला काम है हमारा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपको समझ आई कि सी क्या चीज है? एग्रीगेट डिमांड की ही कर्व है और कुछ नहीं है, बस इसको ड्रॉ करने का मेथड डिफरेंट है। इसको केन्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था और कुछ नहीं था, इसको सिर्फ केन्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था और कोई ताल्लुक नहीं था, ठीक है। अब प्रैक्टिकली ऐसे इंडिकेटर आ गए, ऐसे टूल आ गए हैं कि हमें ये ग्राफ को वैसे ही प्रेजेंट हो जाता है हमारे सामने। ये ग्राफ को ऐसे बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ब खुद डेटा उसमें ऑटोमेटिकली, डेटा भी मशीन लर्निंग में चले जाते हैं। मशीन लर्निंग एक सॉफ्टवेयर समझ लो, सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली डेटा अपडेट होता रहेगा और ऑटोमेटिकली ऐसे ग्राफ डिजाइन हो गए हमारे सामने आते रहेंगे और आप उसको आराम से पढ़ भी पाओगे। इतनी सी कहानी है। और इसको पाकिस्तान में तो ऐसा जिसके ऊपर कोई ज्यादा कंपनीज नहीं है। पाकिस्तान में आपने कभी देखा इकोनॉमिक्स की जॉब आती है, ठीक है। बाकी पूरी दुनिया में आपको पता है अकाउंटिंग का कौन सा रैंक होता है? मैं आपको इंटरनेशनल स्कोप बता देता हूं। इंटरनेशनल स्कोप में सबसे टॉप पे साइंस है, नंबर 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नंबर 3 इकोनॉमिक्स है, नंबर 4 सोशल साइंसेज है और नंबर 5 पे अकाउंटिंग है। समझ आई बात की? तो इकोनॉमिक्स टॉप 3 पे क्यों है, उसकी क्या रीजन है मैं वो नहीं बता रहा क्लास में, क्योंकि आपके सिलेबस का इतना स्कोप नहीं है। दुनिया में जितनी भी इंडिकेटर और जितने भी टूल बन रहे हैं, जैसा कि फेसबुक के देख लो, कोई भी आपका दोस्त कोई चीज शेयर करता है आपकी फेसबुक पे, आपकी वॉल पे आ जाती है। वो क्यों आती है, कैसे आती है, उसके पीछे एक टूल होता है, उसका टूल के एक स्टैटिस्टिकल एक इंडिकेशन होती है, वो इसी तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में काम कर रहे होते हैं। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को, डिजिटल मार्केटिंग को पढ़ो तो वहां पे ये आपको समझ में आएगी चीज, और वो इसी के बेस के ऊपर बनाया गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? कभी गूगल करना, हार्वर्ड के लेक्चर पढ़े हुए हैं ये वाले। लॉ ऑफ डिमांड ऑफ सप्लाई पढ़े ना आप लोगों ने? गूगल पे कीजिएगा, यूट्यूब कीजिएगा, उस पर हार्वर्ड के पढ़े हुए लेक्चर, वो देखिएगा वो प्रोफेसर कैसे पढ़ाता है। वो डॉक्टर है, पीएचडी है इकोनॉमिक्स में, वो कैसे पढ़ाता है? वो ऐसे नहीं पढ़ाता। वो जो इनके एल्गोरिदम बनते हैं, जो इनके पीछे मैथमेटिक्स काम करती है, स्टैट्स काम करती है, वो पढ़ा रहा होता है।
और उससे ही एल्गोरिदम बनाए जाते हैं, उससे ही सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और वो काम कर रहे होते हैं रियल लाइफ में। अभी कैफ का एक लेक्चर ले रहा था मैं, तो उसमें एक एनालिसिस था, 3 पेजेस के ऊपर वो एनालिसिस होता है, ठीक है, 3 पेज के ऊपर उसकी थ्योरी लिखी हुई है। रियल लाइफ में लोग पता है क्या कर रहे हैं, उसका टूल मिलता है एक $70 का, वो टूल बाय कर लो, वो किसी भी कंपनी पे लगा दो, हो जाएगा। आपको आज के दौर में टेबल याद करने की जरूरत है, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, कैलकुलेटर है ना पास, बस ये वाला सीन है। अब ये वाला सीन हो गया। तो वापस आते हैं, इसका बात करने का मकसद क्या था कि इसको सर पे नहीं चढ़ाना, बस इसको इतना याद रखने के ठीक है किताब में ऐसे लिखे तो बस ऐसे ही है। पहले हम एग्रीगेट डिमांड ऐसे बनाते थे, हम एग्रीगेट डिमांड ऐसे बनाएंगे। सेविंग किसका हिस्सा है? एग्रीगेट सप्लाई का। कंजम्पशन किसका हिस्सा है? एग्रीगेट डिमांड का। इसके बाद सेविंग किसका हिस्सा है? एग्रीगेट सप्लाई का हिस्सा है। लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी सेविंग फंक्शन में, इसी के साथ मैं सेविंग फंक्शन भी करवा रहा हूं, -S0 प्लस SY। ये पढ़ा था, ये माइनस है ना। अगर मैं देखूं तो ये वाला जो पोर्शन होगा कंजम्पशन का, ये क्या मैं कह सकता हूं C0 है, क्योंकि हमने भाई ये वाली कंजम्पशन करनी है ना। आप देखो ये कंजम्पशन 0 से ऊपर स्टार्ट हो रही है ना, 0 से तो स्टार्ट नहीं हो रही। इसका मतलब जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 0 भी हो, आपकी इनकम क्या हो 0 भी, फिर भी आपको कंजम्पशन करना, यहां पे GDP 0 है ना, फिर भी आपको यहां पे कंजम्पशन करना पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना है ना यार, कि नहीं खाना, कुछ तो खाना पड़ेगा ना। जैसा कोरोना हुआ था, कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ तो पूरी दुनिया जैम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी लोग कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे थे ना जिंदा रहने के लिए। जिनके पास पैसे नहीं थे, गवर्नमेंट ने उनको 12-12 हजार रुपया दिया कि कुछ तो खाओ पियो। अच्छा, आपने कोई खबर सुनी कोरोना में भूख से कोई मर गया हो? कोई खबर सुनी हो पाकिस्तान में? क्यों? क्योंकि वो कंजम्पशन तो कर ही रहे थे, बेशक इनकम नहीं थी, बल्कि कोरोना के हालातों में लोगों के खर्चे कम हो गए थे, क्योंकि आमदोरफ्त कम हो गई थी, किसी की तरफ आ जा नहीं रहे थे, घर में बैठे हुए थे, सिर्फ 3 टाइम का खाना खाना था, अल्लाह खैर चलो, और कुछ नहीं था। और कोरोना आया भी अर्ली जो था, स्प्रिंग में आया था, मार्च में आया था, तो मार्च अप्रैल वैसे भी एसी नहीं चलते हैं, मई में वैसे ही खोल दिया था फिर काम, 2 महीने बंद रहने के बाद। तो 2 महीने में किसी की भूख से, गुर्बत से मौत नहीं हुई थी। अल्लाह पाक रहम फरमाए, अगर हुई भी तो अल्लाह पाक मुझे माफ फरमाए अगर मैंने गलत कहा तो इसका मतलब क्या होगा, इंसान जैसा भी हो वो कंजम्पशन जरूर करेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर हम सेविंग की बात करें तो यहां पे जो सेविंग है वो क्या है, माइनस में। अगर मैं सेविंग का ग्राफ बनाऊं, वैसे तो सेविंग का ग्राफ अगर इसमें बनाता तो कैसे बनता, यही होता ना, पुराना हमने यही पढ़ा ना चैप्टर 6 में। लेकिन यहां पे केन्स ने कैसे कहा, केन्स का देखो यार बात सुनो, जो भी हो जाए, हम लोगों ने जब ये ऑटोनोमस कंजम्पशन करनी है, इनकम हमारी 0 हो, तो हम कहां से करेंगे, कहां से करेंगे, सेविंग से करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन S0 कहलाएगा, और ये वाला पोर्शन SY कहलाएगा, और इसको हम सेविंग कर्व का नाम देंगे। नहीं समझ आई? समझ आए बेटे? FY इंड्यूस, अगर आपकी इनकम बढ़े, अभी छोड़ दो इसको, चलो मिटा देता हूं। दोबारा देखो, हम लोगों ने एक बात नोट की हुई थी, यहां पे समझी हुई थी कि भाई जो सेविंग फंक्शन है उसमें हमारे पास -S0 इक्वल प्लस SY है, यानी कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड सेविंग होगी, सॉरी ऑटोनोमस सेविंग होगी, वो हमेशा नेगेटिव में होगी। लेकिन नेगेटिव में क्यों होगी भाई, क्या वजह? सर जब इनकम हमारी 0 होती है तो हम सेविंग को यूटिलाइज करते हुए कंजम्पशन करते हैं। और वैसे भी बिल्कुल ऐसा ही है, और वैसे भी रियल लाइफ में अगर देखा जाए ना, तो हमारी जो सेविंग होती है नॉर्मल हमारी इनकम में से माइनस ही हो रही होती है, क्योंकि कोई ना कोई खर्चा ऐसा आ रहा होता है जो हमारी पुरानी वाली सेविंग को खत्म कर रहा होता है। जैसे पेट्रोल के एकदम बढ़ जाना, इन्फ्लेशन हमेशा इसको खाएगी, बिजली का बिल ज्यादा आ जाना, चोट लग जानी कहीं पे, कोई डॉक्टर के पास जाना पड़ जाना, कोई इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है। तो हमने इनकम में तो नहीं ना रखा हुआ था कि इन्फेक्शन होगा हमें,
और उसमें हमारा डॉक्टर 4-5 हजार की दवाइयां दे देगा, ऐसा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं सेविंग फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूं तो सेविंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ, एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि हमने पता है एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या है, यही है, और भी कुछ आता है, ये आता था, यही आता था ना। ओ भाई कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स, भूल के आ गए सब कुछ, 5 जगह सब कुछ भूल गए। ऐसे तो नहीं करना चाहिए आप लोगों को। इसका मतलब अगर मैं सेविंग फंक्शन ये वाला इसका ग्राफ बनाऊं, ये वाले का ग्राफ बनाऊं, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, अकॉर्डिंग टू केन्स। ये हमारे पास जीडीपी है, ये हमारे पास जनरल प्राइस लेवल है, और यहां पे हमारे पास ओरिजिन है, और ये माइनस है, माइनस जनरल प्राइस लेवल कह लो यहां सेविंग का। ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया और इसको मैंने सेविंग का नाम दे दिया। अब ये मैं जीरो से नीचे क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि क्लियरली हमें पता है यहां पे माइनस एस नॉट है, पता है या नहीं, पता है या नहीं। फिर उसके बाद अगर हमारा जीडीपी बढ़े, हमारी इनकम बढ़े, तब हमारी सेविंग पॉजिटिव होगी, और उसको हम एस वाई का नाम दे देंगे। बस इतना ही याद रखना, और कुछ नहीं। कोई एतराज, बेटे समझ आई, बस इसको इतना ही याद रखना, और कुछ नहीं है इसमें। तो हमने बस ये कंजम्पशन का ग्राफ बनाया, उसके बाद हमने ये वाला ग्राफ देखिएगा, ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया। ऊपर वाला ग्राफ मैच करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ग्राफ समझ आ गया, बस इतना काफी है, और इसमें कुछ नहीं करना आपने। फिर उसके बाद हमारे सामने इन्वेस्टमेंट आ गई। अगर देखा जाए तो हमारे सामने जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है वो क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, भाई कोई बताएगा। आई नॉट प्लस एम वाई या आई वाई कर लो, कोई मसला नहीं है उसमें, आपके लेवल पे चलेगा, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अब देखा जाए तो आई नॉट क्या चीज है, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आपका जो भी आपका इनकम लेवल बढ़े या ना बढ़े, उतनी इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, जो कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होगी। जब भी किसी कारोबार को शुरू कर लो, या गवर्नमेंट जो अपने डिपार्टमेंट प्रीलिमिनरी स्टेज पे बना देती है, उसको हमने आई नॉट में रखा था। यूट्यूब पे यार लेक्चर है, नहीं है, लिया ही नहीं लिया, बबलू ने नहीं लिया, परेशान लग रहा है। तो बेटे देख, मैंने तो नहीं कहा था सीए में आप, आज ही सब कुछ हो जाना, तो 1 to 5 चलाता रहे घर जाके। हाँ यार, इतना तो नहीं चलाना था ना, पेट्रोल महंगा तो नहीं चलाया, सही है। कितने का, अच्छा कितने लीटर करता है, 1 लीटर में कितने किलोमीटर करता है? ओ नहीं यार, ये तो गाड़ी करती है। हाँ, तो बड़ी गाड़ी कर जाती है यार। हाँ 30-35 का मैंने भी सुना। चल कोई बात नहीं है यार, आइंदा घर जाएं तो 2 लीटर के पैसे मुझसे ले जाएं। अच्छा तू ज्यादा चलाना चाहता है, और क्या 500 किलोमीटर चलाना चाहता है? इतनी बाइक चलाते हैं क्या, बड़ी जाना उस पर, क्या बात है। फिर बेचे तेरा फील नहीं होता, फिर तो टूरिस्ट बन जा, गाइड बन जा, ये हो सकता है, या व्लॉगिंग स्टार्ट कर दे, चल पड़ा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तो ऐसे ना करें, पढ़ें यार इसको। अभी आपके पेपर्स भी आने वाले हैं, तकरीबन आपके पास अक्यूमुलेट कर लो तो 1 महीना रह गया। 19 अगस्त को पेपर होगा आपका फर्स्ट, तो अब जरा मस्तियां छोड़ दो, उसके बाद कर लीजिएगा। अगस्त में पेपर दें, सितंबर मस्तियां करते रहे। सितंबर में आगे क्लासेस होंगी कैफ की, कैफ में बैठना, उसके बाद ये पीएफसी है। हाँ तो बस फिर 1 महीना मस्ती कर लेना यार, 15-20 दिन का टाइम आपके पास होगा, उसमें करते रहिएगा। अभी पढ़ लें। यहां पे वापस आते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, इसका यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा हुआ है। वो इन्वेस्टमेंट होती है जो हमने किसी कारोबार को शुरू करने के लिए शुरू में कर ली हो, जैसा कि कैपिटल। अकाउंटिंग पढ़ी है ना आप लोगों ने? उसमें कैपिटल होता है ना, कैश टू कैपिटल एंट्री पास करते हो एक, तो क्या होता है उसका नरेशन क्या होती है? इन्वेस्टेड कैपिटल,
इन्वेस्टमेंट की होती है। इन्वेस्टमेंट की होती है टू स्टार्ट अ बिजनेस। फिर उसके बाद अगर फ्रेश कैपिटल को इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो फिर क्या एंट्री होती है? सेम एंट्री होती है लेकिन फर्दर कैपिटल। हाँ, उसको फर्दर कैपिटल लिख दिया जाता है नरेशन में, डेट के साथ कि इस डेट को इतना कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया था। तो जो शुरू शुरू वाला कैपिटल होगा समझने की हद तक उसको आई नॉट कर लो, और अगर कोई फ्रेश कैपिटल आता है आपका कारोबार प्रॉफिट ज्यादा बनाता है, रिटेन अर्निंग ज्यादा बढ़ जाती है। रिटेन अर्निंग का तो पता चल गया हुआ है ना, तो वो बढ़ती है। अगर उसको आप इन्वेस्ट करते हो तो वो आय वाई हो गया। अगर आप रिटेन अर्निंग को इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो क्या कहलाएगा? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, सॉरी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। और जो वैसे शुरू में की थी वो क्या कहलाएगा? ऑटोनोमस। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का ग्राफ कैसे बनेगा? इसका इंटरेस्ट रेट से कोई ताल्लुक होता है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट जो भी हो, बड़े या कम हो, आपने ये इन्वेस्टमेंट इतनी ही रखनी है। ऐसे ही है ना? हाँ क्या नहीं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है वो चेंज होती है। उसका ग्राफ ये बनेगा। ये इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट के साथ है। और अगर मैं इसको उसके साथ जीडीपी के साथ बनाऊं तो वो कैसे होगा? पॉजिटिव होगा। जीडीपी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट भी खत्म हुआ। मैं आपको बुक पे दिखा देता हूं, नहीं समझे तो मैं दोबारा समझाने लगा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया हमें? नेशनल इनकम हमारी जो भी है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट उतनी ही रह रही है। फिर उसके बाद ये भी समझ में आ गया। ये मैंने सेकंड वाला बनाया उधर, वो वाला मैंने कौन सा बनाया? वो उधर वाला, वो एमईसी इंटरेस्ट रेट के साथ यही है ना, नेगेटिव रिलेशनशिप है ना। और ये वाला मैंने कौन सा बना दिया? इंड्यूस वाला, ये वाला बना दिया। क्लियर हो गई मेरी बात? ये थे हमारे 3 किस्म के ग्राफ जो मैंने पहले नहीं समझाए थे। मैं यही चाह रहा था कि आप लोग ऑनलाइन को छोड़ के फिजिकल में आते हो तो फिर मैं आपको ये करवाऊंगा, क्योंकि अभी जो आएंगे कल आएंगे या मंडे वाले दिन आएंगे, वैसे कोशिश ये करें कि आप मंडे को आए, या जो मंडे आएगा ना 19 अगस्त के बाद तब आए, तब आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। और फिर इसी के साथ हम आप उसकी तरह देख रही हैं, मैं सार्कास्टिकली बोल रहा था बेटा। तो उसके साथ ही हमारा आखिरी टॉपिक रह जाता है और ये खत्म हो गया। ग्राफ को नोट कर लो। नोट वैसे भी बुक पे हैं तो सही, नोट करने की जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं आता क्या तो काइंडली मुझसे पूछ लो। डॉक्टर नहीं आया? मंडे वाले दिन तक हमारा चैप्टर नंबर 8 भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे जितने भी चैप्टर हैं सिर्फ 3-3 दिन के हैं। 3-3 दिन में बाकी कितने चैप्टर रह गए हैं? 5 रह गए। तो 5 3s are 15 days। 15 डेज में खत्म। ठीक है, रिवीजन की जरूरत है? नहीं है ना? तो सही है। असाइनमेंट वो फाइनल हो रही है आज, असाइनमेंट मिल जाएगी आप लोगों को। और उसके बाद एक और असाइनमेंट भी है, मैं वो भी बना रहा हूं, जो पेपर में आए थे इस दफा। ठीक है, वो भी मिल जाएंगे आपको। यार वो आप लोगों को वैसे ही आते हैं। जी, कंजम्पशन एंड सेविंग स्केड्यूल। कंजम्पशन और सेविंग स्केड्यूल हमने कर लिया या नहीं? वो किया हुआ यार, वो कंजम्पशन फंक्शन और उसके नीचे सेविंग फंक्शन, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बुक से पढ़ रहा हूं कि आप लोग घर जाके इसको कंफ्यूज मत होइएगा। इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स स्टेट ऑफ नो चेंज और लेवल वेयर देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ राइज एंड फॉल। मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे दोनों चीजें, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती हैं? ना तो बढ़ रही होती है ना ही कम हो रही होती है। उसको हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम। कहानी समझ में आ गई? नंबर 2, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम refers to that level of national income which remains unchanged at a particular level of output। तो जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम की, तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि जीडीपी कहां पे फॉल करेगा? जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होंगे। केन्स कहते हैं नहीं ऐसे नहीं करना। केन्स कहते हैं मेरे भाई ऐसे नहीं करना। जहां पे
सेविंग और कंजम्पशन, जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो वहां पे हम एग्रीगेट क्या करेंगे, सॉरी नेशनल इनकम को इक्विलिब्रियम में ले आएंगे। तो केन्स ने इसी को बनाते हुए एक नई थ्योरी दे दी, एक नया ग्राफ दे दिया। थ्योरी कोई नहीं है, थ्योरी पुरानी है, बस एनियस ने ग्राफ बना दिया था ये डिफरेंट स्टाइल में। तो मैं ग्राफ यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, उसकी लॉजिक समझा देता हूं और बस कहानी खत्म हो जाएगी। मैं इसको डेप्थ में इस वजह से नहीं पढ़ा रहा क्योंकि वो टेस्ट नहीं कर रहा, और वैसे भी आपके सिलेबस के स्कोप में से उसने काफी चीजें निकाल दी हुई हैं, तो इस वजह से इसको डेप्थ में पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है आप लोगों को। चलो यार इधर देखिए, केन्स कहता है कि जहां पे नॉर्मल जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या कहते हैं, जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो, इक्वल हो, वो क्या होगा हमारा इक्विलिब्रियम। तो केन्स कहता है भाई साहब ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है, ये क्या है हमारी, और ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट सप्लाई हमेशा 45 डिग्री पे बनेगी, इसकी लॉजिक नहीं बता रहा मैं, बस ये केन्स ने कह दिया तो हमने मान ली, और ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है। इक्विलिब्रियम कहां पे आया, ये पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आया, ये पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ गया, यहां पे जनरल प्राइस लेवल है, और यहां पे आउटपुट है, यहां जीडीपी है, और ये हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी है। नहीं जी, कहानी खत्म, कोई एतराज किसी को, तो ये कहानी खत्म हो गई। और अगर कंजम्पशन मूव करेगी, राइटवर्ड मूव करेगी, और ऊपर के अपवर्ड मूव करेगी, तो जीडीपी हमारा बढ़ जाएगा। कंजम्पशन से मुराद क्या है, एग्रीगेट डिमांड। क्या मुराद है भाई, इसमें चारों के चारों कंपोनेंट आते हैं जो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट है। यहां पे सिर्फ उन्होंने सी लिख के काम चला दिया। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तब भी वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, अगर हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तब भी वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, अगर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तब भी वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, जैसे ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, और उससे हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा। बस इतना सा याद रखना है आप लोगों ने। कोई एतराज तो कहीं नहीं, मुझसे पूछ लीजिए जितना मैंने बताया अभी। चले आगे। फिर उसके बाद आता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। जहां पे सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हो वहां पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम फॉल करेगा। जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो वहां पे क्या फॉल करेगा, इक्विलिब्रियम। तो देखो समझ आ रही है, ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है, और जहां पे उसको सेविंग कर्व इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा इक्विलिब्रियम है। कोई एतराज, यहां पे हमारी सेविंग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कम है, ऐसा ही है। तो ये क्या इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज है, ये वाला पोर्शन जहां पे सेविंग ज्यादा हो इन्वेस्टमेंट कम हो, वो क्या अच्छा होता है, नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वहां पे जीडीपी का नेगेटिव होने का इशू बन जाता है अगले साल। और वो पीछे वाले पॉइंट पे देखो, वहां पे क्या है, सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसका मतलब जीडीपी बूस्ट करेगा, और ये दोनों प्रेशराइज करते हैं उसको ई पे लेके आने के लिए, इसी वजह से ये एरो बने हुए हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें। और ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपको वहां पे बोर्ड पे समझाऊं या कोई बड़ा जोर लगा के बताऊं इसके बारे में। ये समझ आया कि नहीं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो यार। जहां पे इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग हो वो क्या बन जाएगा भाई साहब, इक्विलिब्रियम। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 7 खत्म हुआ, यही खत्म हो गया। अब आते हैं, यहां पे लिखा हुआ है जी प्लान वर्सेस एक्चुअल क्वांटिटीज। ये अभी नहीं करना। आप लोगों को याद है मैंने चैप्टर नंबर 6 में कुछ चीजें स्किप करवाई हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में और 6 में मैंने कुछ चीजें स्किप करवाई हैं, उसके साथ इसको मिला के करवाऊंगा, इफेक्टिव डिमांड वगैरह के साथ। वो मैं चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है, जब वो स्टार्ट करेंगे फिर मैं चैप्टर नंबर 5 और 6 दोबारा करवाऊंगा आप लोगों को, चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक के साथ। और इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हो गया। जो छोटा सा लेक्चर हुआ है, ये क्या लेक्चर हुआ भाई। काइंडली कोई क्वेश्चन है तो चैप्टर नंबर 7 से मुझसे पूछ लीजिए। नहीं है कोई भी क्वेश्चन, तो फिर करें क्या, बातें करें। क्या बातें करनी है बच्चे,
बबलू क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे। सही कह रहे? क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों का भी मूड नहीं है पढ़ने का? क्या कर रहे हो? नहीं है मूड पढ़ने का? तू क्या देख रहा है? व्हाट्सएप कर रहा है? किसका आंसर बताओ मुझे। An increase in aggregate demand will have most effect on prices if, क्या मतलब होगा? अगर एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज होती है तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज होगा, वो प्राइस को ज्यादा इफेक्ट करेगा। क्योंकि हम लोगों ने ये समझा हुआ है कि अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करे, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा आप लोगों को कि चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, ये एग्रीगेट डिमांड है और ये क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। और अगर ये कर जाए तो ये ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। लेकिन उसने साथ ये कह दिया कि जो एग्रीगेट सप्लाई है उसकी क्या हालतें हैं। एग्रीगेट सप्लाई इज प्राइस इन इलास्टिक। अगर तो प्राइस इन इलास्टिक है तो आपने पेपर में ड्रॉ करना है, इसको रफ पेज के ऊपर ड्रॉ कर लेना। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड को न्यूट्रल रखिएगा और प्राइस इन इलास्टिक है तो एग्रीगेट सप्लाई की क्या कैसे बनेगी? ठीक है। और अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज भी होता है तो प्राइस पे इफेक्ट आएगा, लेकिन कितना अभी मैच करते हैं। एक तो ये मैंने बना दिया ना, यहां पे यूनिट इलास्टिक है तो तकरीबन इसका इफेक्ट ज्यादा है। फिर उसके बाद प्राइस इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होगा बताओ भाई? ये होगी एग्रीगेट सप्लाई। और अगर यहां पे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है तो इसका थोड़ा सा इंपैक्ट आ रहा है, ऐसा ही है ना? जिसका तो इंपैक्ट ना आने के बराबर है। और फिर उसके बाद है जी एग्रीगेट डिमांड इज प्राइस इन इलास्टिक। अगर एग्रीगेट डिमांड प्राइस इन इलास्टिक है तो उसका तो बढ़ भी जाए तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। फिर क्या करें इसमें? ग्राफ के मुताबिक किसमें ज्यादा पंप कर रहा है, प्राइस इंक्रीज कर रही है? सी में। देखें गलत ना हो जाए हमारा और बाद में उसका बी निकल आए। कौन सा था क्वेश्चन? 3। ओ ए आ गया। उफ 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 उफ। ए प्राइस इन इलास्टिक। एग्रीगेट सप्लाई इज प्राइस इन इलास्टिक। मतलब क्या हुआ भाई कि प्राइस है, अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो चूंकि एग्रीगेट सप्लाई प्राइस इन इलास्टिक थी तो वो नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से प्राइस का इंपैक्ट ज्यादा आया। जो कि मैंने कहां पे बनाया हुआ है? वो ऊपर बनाया हुआ है, फर्स्ट वाला। इस तरह इसको करके देखना है, ठीक है? वैसे तुक्के शुक्के नहीं लगाने, इसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। ए बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है इसका। फिर इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला करो, 4 वाला करो। ठीक है, देख लेंगे इसको। फिर डी ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद 7 ही इसका मैं करना पड़ा, बल्कि 7 ही करके दिखाओ। 7 लेस इंसेंटिव टू वर्क का मतलब ये होगा कि आप जितना मर्जी काम करो आपको अपने पूरे काम के पैसे नहीं मिलेंगे। तो लोग क्या करेंगे? डिमोटिवेट हो जाएंगे। काम ज्यादा करेंगे कि कम करेंगे? कम करेंगे ना, बस इसलिए हाथ से इसको फिल करना है। ये कल मुझे चाहिए सबसे, ठीक है? ये कल सॉल्व होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। डिमांड का इंपोर्ट से क्या ताल्लुक है मेरे भाई? ये बन जाएगा। मुझे नहीं पता बनता है कि नहीं, लेकिन डिमांड का तो नहीं बनता यार, क्योंकि वो जो इंपोर्ट है वो कंपोनेंट सप्लाई का है, डिमांड का कंपोनेंट नहीं है मेरे भाई। हाँ तो एनएक्स में आएगी तो नेगेटिव हो जाएगा ना एनएक्स, तो सेग्रीगेट डिमांड जो होगी अगर वैसे देखना है तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी। आप राइटवर्ड करवा रहे हो, फिर तो आपको डी कहना चाहिए ना अगर वैसे देखना है। फिर उसके बाद 12 करो।
ठीक है, शाबाश। फिर उसके बाद और ये समझ आया है ये 13 सॉरी 12 किसी को? चलो फिर तो अच्छी बात है कि सबको समझ आ गया। तो 18 करो। बच्चों वाला यार, इस पर टाइम नहीं लगना चाहिए। तो क्या है, लेफ्टवर्ड जा रही है, लैंड कॉस्ट फॉल करेगी, उससे तो राइट नहीं जानी चाहिए। हीरो, कॉस्ट कम होने से एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होनी चाहिए ना राइटवर्ड, वो तो लेफ्टवर्ड क्या रहा है ऊपर। एक ही नहीं है। हाँ, वेजेस बढ़ेंगे, सिंपल। रियल वेज बढ़ेगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पैसे ज्यादा हो गए, पैसे ज्यादा हो गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो मार्जिन कम हो गया, मार्जिन कम हो गया तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी, सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी। वैसे नन ऑफ अबव भी है, वो भी हो सकते हैं। देखिए 26 देखिए, ठीक है, नीड मोर इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अगर प्राइस लेवल लो है तो मुझे क्या पता डिमांड आई होगी, वो भी लो हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। वो होता है ना चेंज इन प्राइस से, अगर प्राइस कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो उससे डिमांड इंक्रीज हो रही है, यही होता है ना। ये तो उसमें ऐसे लिखा हुआ कि लो है, हो सकता है ना ये भी एक। देखिए डिक्रीज तो नहीं ना हो रही, कह रहे ऑलरेडी लो है, एक जगह पे स्टेबल है, स्टेगनेंट है। भैया क्या वैसे पुट्टे क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, मैं सही कह रहा हूँ आपको। अब लो और डिक्रीज में फर्क होता है, ये तो पता ना आप लोगों को। लो ऑलरेडी वहां पे स्टेबलाइज्ड है, नीचे की तरफ है, किसी बॉटम पॉइंट पे है, ठीक है। लेकिन अगर जो डिक्रीज वाला है वो तो कम हो रही है तो उससे हाई होगी, ठीक है। अच्छा देखते हैं इसका 26 का क्या है। ए हाई, अगर वो लो हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड हाई हो रही है। तो ऑनलाइन वालों आपको समझ आई, मुझे भी नहीं आता ये, इसके आंसर देख देख के करना होता है। अच्छा ये जरा देखिएगा, इसकी कौन सी है, 28 देखिएगा। ये पूरे फंक्शंस को मिला के लिख दिया था मैंने। कंजम्पशन फंक्शन देखो ना, वाई माइनस टी सही है ना, डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है। पता नहीं ये है कि नहीं ये, शाबाश, ठीक है, गुड। चलो इतना ही दिमाग यूज किया, मुझे इतनी खुशी क्या तो यूज कर रहे हो, ठीक है। 32 नहीं करना फिलहाल आप लोगों ने, ये जो 32 वाले और नीचे वाले हैं ये नहीं करना है। आपका काम होगा ज्यादा 31 तक बस, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 का हिस्सा कुछ इसमें, बल्कि 8 का हिस्सा कुछ थोड़ा सा इसमें, तो आप लोगों ने बस यही करना है। ये असाइनमेंट नीचे मिल भी जाएगी और आज आपको वैसे भी ये दे देंगे, कल ले लीजिएगा ये असाइनमेंट, फिर आज सॉल्व मत करें, कल ये पूरी हो जाएगी नीचे तो कल ये ले लीजिएगा। ऑन इन वाला अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।